आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपनी शादी के ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैं भी एक रोमांटिक और खूबसूरत और शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देख रही थी। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजाजी के साथ तय हो गई। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता के बारे में पूछा तो मेरी माँ मुझसे पूछे बिना ही मान गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकास एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है और उसकी सबसे मुख्य बात यह है कि वह लालची नहीं है और अच्छी कमाई करता है। क्या तुम सिर्फ इसलिए शादी से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से 2 साल पहले हुई थी? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले सुना देना। मम्मी इतना कहकर चली गई। मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर नेहा लिखा था। मैं दिल में खुश हुई कि चलो, मैं अपनी परेशानी अपने दोस्त को बता दूंगी और उसे कुछ अच्छी उपाय ले मांग लूंगी। लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी जब नेहा ने अपने बारे में बताया कि उसके पति ने उससे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए हैं। अब उसके परिवार वाले बहुत चिंतित थे। इस सब बातों के सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टा मैं ही नेहा को सलाह देने लगी, जिसके अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखने को मिला था। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाना ही बुद्धिमानी है। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला सही है और फिर तभी मैं माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से यह सब सुनकर वह हैरान भी हुई और खुश भी हुई। उसी के साथ उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैं शादी के बाद सुनीता दीदी हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहनते देखा था, जिसकी वजह से मैं दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो मैं उनके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में डालने के लिए आई थी। इतना कहकर सजे हुए बेड पर जाकर बैठ गई। अब मैं विकास का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद विकास अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही वह आए थे वैसे ही वापस चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं आश्चर्य से अपने चेहरे से घूंघट उठाई और यह देखकर हैरान हो गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि विकास इस साल बाद भी अपनी पत्नी को मौत दर्द को भुला नहीं पाए हैं? उन्होंने इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपने जगह से उठकर और अपने कमरे से बाहर आ गई और उस कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से शाम तक आराम ना मिलने के कारण मुझे नींद भी आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े को लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह उठी तो विकास बिस्तर के किनारे पर बैठे थे और मेरी सास से नाश्ते के लिए कह रहे थे। मुझे उठता देखकर विकास बोले,
नए जीवन की नई सुबह की मुबारक हो। विकास ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पे आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। मेरे भी होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। विकास और मैं अपने कमरे में बेहद खुशखबरी माहौल में नाश्ता किए। नाश्ते के बाद विकास अपने दोस्त के साथ बाहर चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों के मिलने में बीत गई। जब रात हुई और विकास का इंतज़ार करने लगी कि हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, पर मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि कल रात की तरह विकास कमरे में आए और दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चले गए, जिसकी वजह से मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी होने लगी थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और विकास के पास जाने लगी तो उसने पहले से ही कमरा बंद कर रखा था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से विकास की कुछ कहने की आवाज़ आ रही थी, पर वह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मेरी सास आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ? तो मैं उन्हें क्या बताती कि अपने पति के पीछे भाग रही हूँ। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। हम दो बहनें थीं। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थीं। हमारे माता पिता ने हमें बहुत ही प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए मेरी माँ की सहेली के बेटे विकास का रिश्ता दीदी के लिए आया था। माँ बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी पापा भी विकास को बहुत पसंद किए और विकास खुद सुनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था और दीदी भी राजी थी। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी, खासकर जब मैं उनके घर रहने आती थी तो वह रात में कई घंटे अकेली बैठी रहती थी। जब भी मैंने उनसे कारण जानने की कोशिश की तो वह हंसती और मुझे टाल देती, कहती बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी बोली, पर माँ ने कहा कि उसे हमारी याद आती होगी। लेकिन एक बार रात को जब विकास दीदी को छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका बहुत ही अजीब लगा था, मानो वह नशे में हो या फिर नींद के प्रभाव में। विकास दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनके पूछने गई तो उनके कमरे में गई तो वह आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने दीदी से पूछा तो बोली कि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसलिए वह अंदर घर में नहीं आए। फिर 2 दिन बाद विकास बहुत ही उत्सुकता के साथ दीदी को लेने आए और उसने माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उसकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी थी। सास ने कहा था कि सुनीता दीदी को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में आगे बढ़ गए। फिर एक दिन मेरी दीदी के सास आई और मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगी। मम्मी पापा इस शादी से इसलिए राजी हो गए क्योंकि शादी के बाद दीदी बहुत अच्छे से रहती थी, काफ़ी अच्छा खाती पीती और पहना ओढ़ा करती थी। विकास दिन में तो ठीक रहते, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं सोचते हुए सो गई। फिर मैं बहुत ही अजीब सा सपना देखा, जिसमें मैंने दीदी को देखा।
मैं दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छू नहीं पा रही थी। तभी दीदी रो पड़ी थी। तू मुझे तभी छू सकती है जब तू मुझे इंसाफ दिलाएगी। मैं दीदी से कुछ और भी पूछना चाहती थी कि तभी मेरी आंखें खुल गई। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बात गुजर रही थी। जैसे तैसे करके मैं रात को सोई, लेकिन विकास उस वक्त तक कमरे में नहीं आए थे और सुबह देखा तो विकास बगल में ही सोए थे। जब वह बाहर चले गए तभी मैं बाहर वाले कमरे में आ गई। मैं देखा ना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे के अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। मैं अलमारी खोलती तो देखा कि दवा रखा हुआ था। मैंने उसे देखा तो वह शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उनके बैग में ऐसा दवा देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए मैंने वह रैपर्स वहीं रख दिए। अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों पर आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नशीली दवाइयों से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे कि कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन नज़रअंदाज कर दी, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उनको रोकना चाहिए। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकास की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। दीदी भी विकास को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैं और नौकरानी सबको खाना परोसा। विकास को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की थी। वह मेरी तरफ से प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम मुझसे कोई गिफ्ट लेना चाहोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने उनका जवाब कैसे दूं, सो मैं चुप रही। एक बार फिर विकास ने अजीब तरीके से बात की और मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई खिड़की से देखा कि मेरी सास अपने बेटे को धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात की, आपका बेटा नशा करता है, तो फिर आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों खराब किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारी बहन की मौत के बाद अपना दुख भुलाने के लिए यह सब कर रहा है। मैं उसे समझाऊंगी। और कमरे में आकर लेट गई। मैं रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी। अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और। इस सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा था, अस्पताल ले गए थे, लेकिन उनके बाद दीदी की मौत हो गई। मैं अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी की मौत का कारण दौरा बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसी कोई कागज़ नहीं मिली। मैं दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को भी छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बच गया था और मुझे उम्मीद थी कि सास के कमरे में शायद वहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। जिसके बाद मेरे मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कैसे कर सकती हूँ। विकास के ऐसे ही उत्साह वाले व्यवहार में दिन बीत गए। एक दिन मैं विकास का उस कमरे में पीछा किया तो देखा कि वह एक फ़ोटो से बातें कर रहे थे।
वह फ़ोटो मेरी दीदी की थी। कुछ कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे विकास की बातें कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरी सास की आते हुए आवाज़ सुनी और मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह मेरी सास बोली, बेटा आरती, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है और अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में बेहद दर्द हो रहा है। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरह फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से, सच में गलती से ही मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पे लग गई थी और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। मेरी सास को बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आई और मुझे फ़ोन देकर चली गई। फ़ोन को चार्ज पर डालकर मैं अपने कामों में लग गई। शाम को विकास ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में पिज़्ज़ा का डब्बा भी था। विकास कमरे में आए और बोले, आरती, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? मैंने खुश होकर कहा, विकास, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। विकास मेरी तरफ पिज़्ज़ा बढ़ाए। तभी मेरी सास ने विकास को बुला लिया तो मुझे पिज़्ज़ा देकर बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते पिज़्ज़ा खाया जाए। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं उसे रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी ताकि टाइम मिलने पे मैं बाद में सुन सकूं। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग पर ही मेरी सास की रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे सास के सर में दर्द हो रहा था और दवाई पूछने में आधा घंटा लगता है क्या। मैंने वह रिकॉर्डिंग खोली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी। सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप यह कैसी दवाइयाँ लिख दिए हैं? आपने तो कहा था कि इसकी दूसरी शादी करवा दो, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को मारने की प्लानिंग में है और उसे मारने की योजना बना रहा है। मैं आपको अपना ना जाने कितने पैसे दे चुके हूँ। आप मेरे सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर जोर से हंसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज है, उससे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बात तो पैसे की रही तो मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। मैं आपकी पहले बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अगर मैं आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दूँ तो आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही हवा खाते रह जाएगी। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझसे इंसाफ मांगती थी। मैं सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विकास इस पिज़्ज़े को मिलाकर मुझे मारना चाहते हैं। इस पिज़्ज़ा में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलाया गया है। मैं पापा को कॉल करके सब बता दी। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन की और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर आ पहुँची। मैंने सास और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस सबको पकड़ ली थी। मैंने घर से अपनी दीदी की कुछ यादों और कुछ चीज़ें सामान समेटा और अपने घर आ गई। अपनी दीदी की तस्वीर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हूँ। मैं विकास से कानूनी तौर पे तलाक ले चुकी थी और अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। मम्मी बोली, बेटा,
जिंदगी अकेले नहीं कटती है, जीवन साथी की बहुत ज़रूरी होती है। बिना जीवन साथी के जिंदगी नहीं गुजारी जाती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो हमें बेहिचक बता देना। मेरी किस्मत में अच्छा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे अपने जीवन में अच्छा प्यार मिलेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगले कहानी में।